हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर बीएसटीसी का पेपर दोस्तों हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले रीजनिंग वाला सेगमेंट आपके लिए एक एक क्वेश्चन का सटीक एनालिसिस करके और सटीक आंसर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग वाला सेगमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, शिक्षण अभिरुचि वाला, मैम उसको दोस्तों यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली है। इसके बाद जीके वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश ग्रामर का जो भी पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन, मतलब पूरे पेपर का आपके सामने दोस्तों सटीक एनालिसिस किया जा रहा है और एकदम सही आंसर बताए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है, एक एक क्वेश्चन को आप मिलाते जाएं। मैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पेपर की जो सी सीरीज है, आपके पेपर में 4 सीरीज रही होंगी। एबीसीडी आप देख लेना, जिसका भी जो भी क्वेश्चन रहा होगा, मैं क्वेश्चन को बोलने के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बताने वाला हूं। तो आपका जो भी क्वेश्चन रहा हो उसके हिसाब से आप आंसर टिक कर लें। मैं ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे सटीकता से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, ये निर्देश वगैरह तो आपके काम के रहे होंगे, अभी तो कोई काम के नहीं है। पहला क्वेश्चन देखना यहाँ पर कितना नॉर्मल है। 12 के बाद, ये सीरीज का क्वेश्चन है, 12 के बाद 12, 12 के बाद 24, 12 के बाद 24 के बाद 72। मतलब यदि देखे ना, गुना 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे चल रहा है, तो दोस्तों हमें लास्ट में यहाँ पर गुना 4, तो हमें क्या करना है, गुना 5 करना है। गुना क्या करना है, यदि 8 5 करोगे ना, तो ये देखो 1440, 8 5 40, जीरो आएगी ना, तो जीरो और किसी में है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ए ऑप्शन सही है इसमें 1440। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, यदि सप्ताह के 6 दिन, दोस्तों इसने कहा है सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिक, ये दोस्तों यहां पर यदि मैं बात करूं ना, तो ये समयकार मजदूरी वाला है। इसमें मैंने आपको बताया है एम डी एच अपॉन आर डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगता है। अच्छा मुझे बताओ कितने दिन काम किया, कितने मजदूर थे, ये M1 D1 H1 R1 D1 ऐसे करके ये फॉर्मूला है। इसको आप इक्वल करके M2 D2 H2 अपॉन R2 और दोस्तों W2 कर सकते हैं। W वर्क है, R यहाँ पर आपके लिए जो दिया जाने वाला मानदेय है, M यहाँ पर कितने व्यक्ति है, कितने दिनों तक कार्य किया, कितने घंटे हैं। यदि इसको तुम एग्जैक्ट पोर्शन में दोस्तों यहाँ पर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर 80 रुपए मिलेंगे आप। 4 व्यक्तियों के लिए कितने, एक दिन की मजदूरी कितना हो जाएगी, 80 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पर अगर एनालॉगी आपने पढ़ा होगा ना, सादृश्यता, उसका क्वेश्चन है। इसने कहा है चंद्रमा सैटेलाइट है, तो बताओ पृथ्वी क्या है। चंद्रमा एक उपग्रह मतलब सैटेलाइट है दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी क्या है भैया, ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक आयताकार मैदान की एक भुजा, कोई भी भुजा रही होगी, या तो लंबाई रही होगी या चौड़ाई, कोई भी एक भुजा दोस्तों 16 मीटर है। इसका विकर्ण दे दिया इसने, विकर्ण 20 मीटर है। तो सब, अच्छा मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो दूसरी भुजा निकालूंगा ना मैं, तो दूसरी भुजा कोई सी भी निकाल लो। यदि ये लंबाई है, यदि ये लेंथ है, तो विड्थ कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी, आप निकाल सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर करके यदि मैं निकालूंगा ना, तो यहाँ से 12 निकलेगी। क्षेत्रफल पूछा है, यदि 16 और 12 का गुना करोगे, यही तो निकलेगा एल गुना बी। क्षेत्रफल पूछा है एल गुना बी, कर दो भैया गुना, 16 गुना 12 करोगे तो कितना हो गया, ये 16 दूना 32, कोई दो है क्या देखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो, उसको आराम से पता चल जाएगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पिता की आयु, उसके क्या कहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुनी पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, तो पिता की आयु इसमें 45 होगी। हालांकि मैं डिटेल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं बाद में आपके लिए डिटेल में बताने वाला हूं, अभी आपके लिए केवल इनके ऑप्शन पता करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिता की आयु 45 और पुत्र की आयु 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये फिर से आ गया, ये मैंने आपको खूब कराया है। बंदूक से क्या निकलती है, गोली, तो चिमनी से क्या निकलेगी भैया, धुआं। अरे चिमनी से क्या निकलती है, धुआं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण आ गया, क्लासिफिकेशन। राजस्थान एक स्टेट है, पंजाब स्टेट है, बिहार स्टेट है, लेकिन दोस्तों ये तो केंद्र शासित प्रदेश या राजधानी है, कैपिटल है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन मतलब दिल्ली अलग रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं चर्चा करूं, एक निश्चित कूट भाषा में, इसने देखो CHAL के कोई एक, अच्छा इसके नंबर है, ये सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ये कितना है 12, 1 + 1 2 लिख दिया, ऐसे करके 2 + 1 3 लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया।
ऐसे करके इसने कोडिंग बनाई है। अच्छा हमसे पूछा क्या है, बोर्ड पूछा है, बी का सीधा नंबर 2, ओ कितने नंबर पर आता है 15, 5 + 1 6 हो जाएगा। इसके बाद ए का नंबर 1, देखना 2 6 1 है क्या किसी में, 2 6 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड को क्या कहेंगे भैया, 2 6 1 9 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, इसने कहा है गीता सीता से बड़ी है। देखो भैया क्या कहा है, गीता है ना वो सीता से बड़ी है, ठीक है। फिर इसने कहा है शीला गीता से बड़ी है। अच्छा शीला है ना वो गीता से बड़ी है। मालती शीला और सीता दोनों से बड़ी है, ये मालती दोनों से बड़ी है भैया, शीला और सीता दोनों से बड़ी है। इन सब में सबसे बड़ी कौन है, अरे मालती है। सबसे बड़ी कौन है रे भैया, मालती है। इन सब में सबसे बड़ी कौन है, मालती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब शानदार। इसने कहा एक घड़ी में अपराह्न के, दोपहर बाद का समय होता है अपराह्न, अपराह्न के 3:30 बजे समय दिखाई दे रहा है। ये घड़ी का रिएक्शन देखना, ये घड़ी है भैया, इसमें मिनट वाली सुई ना वो हर घंटे 2 मिनट आगे पहुंच जाती है। तो बताओ सुबह के 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे पहुंच जाएगी, ये कहा है ना। अच्छा मुझे बताओ 3:30 बजे से और 4 बजे तक का समय निकालो, पहले दोपहर 3:30 बजे से सुबह 4 बजे तक कितना टाइम ड्यूरेशन रहा होगा। तो निश्चित तौर पर यदि आप निकालोगे ना तो 12.5 घंटे हो गए भैया। कितना समय हो गया, 12.5 घंटे। और इसने कहा है हर घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है, तो 12 घंटे में तो 24 मिनट आगे, और आध घंटे में 1 मिनट आगे, तो टोटल कितना मिनट आगे हो जाएगी मेरे भैया, 25 मिनट आगे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी है। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है विषम का चयन करना है, ईमानदार, उचित, न्याय संगत। यदि इनकी बात करूं तो तीनों दोस्तों ये पैरेलल हैं, लेकिन पक्षपात पूर्ण जो होता है ना ये तो फेवर करना हो गया। इसमें ना तो ईमानदारी रही, ना उचितता रही, ना न्याय संगतता रही, ये तो फेवर करने वाला हो गया। पक्षपात कर रहे हो तो ये तो अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है दिए गए संयोजन का, अच्छा जल पृथ्वी में देखना, वाटर इमेज, वाटर इमेज देख लो रे भैया, वाटर इमेज नीचे बनती है हमेशा, तो ये आर बनेगा ऐसे करके। ऑप्शन नंबर इसमें देख लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आर ए, ये उल्टे बनते हैं, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया है। वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज में ऊपर वाली चीज नीचे कन्वर्ट हो जाती है, और यदि मैं मिरर इमेज की बात करूं, मिरर इमेज में दाया और बाया परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर, अच्छा कहां देख रहा है, सूर्योदय को देख रहा है। यदि सुरेंद्र सीधा खड़ा है और सूर्योदय को देख रहा है तो भैया उसका मुंह है ना सूर्य का, सूर्य कौन सी ओर होगा, पूर्व में, सूर्य की ओर होगा ना, तभी तो सीधा देख रहा है। यदि एक व्यक्ति जिसका मुंह सूर्य की ओर मतलब पूर्व में है, तो बताओ उसका दाहिना हाथ, अरे दाहिना हाथ मतलब दक्षिण में होगा रे मेरे भैया। कहाँ होगा, दाहिना हाथ किस दिशा को दिखा रहा होगा, या दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो दक्षिण में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाए, यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाए, इसके बाद इसने कहा है हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाए, हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाए, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए, तो मेजर ध्यानचंद, अरे ध्यानचंद खेलते थे हॉकी, कईयों ने हॉकी ठोक दिया, गलत है हॉकी। हॉकी को कहा क्या है, हॉकी को बास्केटबॉल कहा है, तो मेजर ध्यानचंद बास्केटबॉल खेलते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रख लेना। ये भैया ये जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है ना ये बड़ी काम की चीज है, ऐसे ही खिलवा देता है इसमें। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्योंकि इसमें जो सही आंसर है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी मैं बता देता हूं, देखो 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु, कोई भी व्यक्ति है अमन और भाभी, इनकी औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है भैया। यदि मैं वर्तमान आयु के 4 वर्ष पहले जाता हूँ, इन दोनों की 18-18 मान लो, भले औसत नहीं मानते हो ना, तो मान लो 18-18 मान लो, औसत थी। टोटल होता है औसत का मतलब दोनों का एवरेज, इनका योग मतलब 36 वर्ष था, तो मैं मान लेता हूँ 18-18 के रहे होंगे। वर्तमान में अमन भाभी और चित्रा, अच्छा वर्तमान मतलब 4 वर्ष बाद अमन भाभी और चित्रा, एक और आ गया कोई चित्रा, या और आ गई कोई भी हो सकता है, इनकी औसत आयु उसने 24 दे दी। अच्छा 24 होने के लिए औसत जो 24 है ना उसको होने के लिए मैं मान लेता हूँ इनकी 4 वर्ष बाद ये तो दोनों 22-22 हो जाएंगे। चित्रा कितने की रही होगी, यदि औसत इनका 24 है, यदि औसत मेरे भैया 24 है ना, तो देखो 2 कम यहाँ 2 कम यहाँ, तो 24 से 2 2 कम मतलब 4 कम, फिक्स है चित्रा 28 की रही होगी वर्तमान में।
यदि यहाँ पर वर्तमान पूछता है ना, चित्रा की वर्तमान आयु, तब तो 28 है, लेकिन उसने कहा है 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान में तो चित्रा 28 की है, लेकिन वर्तमान से 8 वर्ष बाद तो चित्रा 36 की हो जाएगी क्या? 36 तो ऑप्शन में नहीं है, तो भैया फिर 28 को मान लो, क्या पता वर्तमान पूछ रहा हो। वैसे ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार लगा लेना, डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं चर्चा करूं, क्वेश्चन खूब कराया तुम्हें। निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम पुरुष महिला और शिक्षकों को, अच्छा मुझे बताओ, पुरुष महिला और शिक्षकों को ये वाला डायग्राम बनेगा। कुछ पुरुष महिलाएं हो सकते हैं, सॉरी कुछ शिक्षक महिला हो सकते हैं, कुछ शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही बनता है, बाकी तो कोई बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ए बी सी डी ई, पहले बी को ले लिया, यहाँ इसमें तो पहले ए को लिया, यहाँ बी को ले लिया, बी सी डी ई ए, तो यहाँ पहले सी आएगा, पहले कौन आएगा? सी डी ई ए वी, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट मैंने आपको बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मस्त मौला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आगमन होता है, सबसे पहले क्या होगा मेरे भैया? आगमन होगा, और आगमन के बाद होगा परिचय, आगमन के बाद क्या होगा? परिचय। परिचय के बाद हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, परिचय के बाद क्या करेंगे? चर्चा, और चर्चा के बाद कार्यक्रम की अनुशंसा बनाई जाएगी, अनुशंसा बनाई जाएगी, और अनुशंसा के बाद प्रस्तुति होगी। मतलब ज्यादा सही दोस्तों ये है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसमें बताऊं, हालांकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और हो सकता था, 3 4 3 5 4, पहले एक को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक वाला तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, 3 4 5 1 2 है क्या? कोई नहीं है, इसलिए अनुशंसा के बाद प्रस्तुति को लिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो रे भैया, कितने क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मल नॉर्मल एकदम लल्लू पेपर है तुम्हारा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्दकोश मतलब डिक्शनरी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है निम्न शब्दों को। अच्छा पहला अल्फाबेट चेक करके देखते हैं, एन 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 एन, मुझे पता नहीं चला, दूसरे के पास पहुंचा, ओ, दूसरे से भी पता नहीं चला, अब तीसरे के पास जाओ, यहाँ एम है, यहाँ आर है, अरे मेरे भैया यहाँ एम, यहाँ आर, यहाँ एस और यहाँ वी, अब पहले कौन आएगा? वी आएगा, मतलब पहले 4 नंबर, और बी के बाद कौन आएगा? एम 2 नंबर, इसके बाद आर आएगा, मतलब 3 नंबर, सॉरी ये 1 आएगा, अभी मैं थोड़ा सा देखो, 4 के बाद कौन आएगा? 1 नंबर आएगा क्या, और 1 के बाद फिर आएगा भैया 2, और सबसे लास्ट 3 आएगा, मतलब 4 1 2 3 है क्या? कोई देखना, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, ये भी अच्छा है, 53 के बाद 53, लेकिन यहाँ पर यदि देखेंगे ना तो इसने -13 किया है, 53 में से -13 करके कितना हो गया? 40, और फिर 40 के बाद 40, फिर इसने 40 में से 40 में से -13 फिर किया है, फिर आ गया भैया 27, फिर 27 को रिप्लेस कर दिया। अब 27 में से कितना करना है? -13 ही करना है, और 27 में से 13 घटाओगे तो 14 आएगा, कितना आएगा? 14। यदि 2 पूछता तो 14 के साथ 14 आ जाता, लेकिन उसने 1 ही पूछा है तो 14 आएगा। अगला क्वेश्चन 21वां, एक घड़ी में घंटे की सुई, अच्छा ये पूछा है घंटे की सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करो यदि समय 4:10 का हो रहा है, यदि समय 4:10 का हो रहा है तो कोण निकालना भाई भैया, ये देखो 4:10 पर मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई ऐसे होगी, तो देखना 1 बड़ा खाना 2 बड़ा खाना, मतलब 60 डिग्री, और छोटा सा कोण ये और 10 मिनट का, तो 10 मिनट में घंटे वाली 5 डिग्री का, मतलब 65 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे ज्यादा हम इतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको केवल आंसर बताते हुए चल रहा हूं। निम्न में से कौन सा विकल्प समूह में सम्मिलित नहीं है जो अलग है? नारंगी, अरे रंगी रंगी नारंगी, हरा लाल, ये तो रंग है भैया सब, तो रंग क्या हो गया यहाँ पर? अलग हो गया। यहाँ पर भी विषम को चयन करना है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखना थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अच्छा यहाँ देखो, 2 पत्ती अंदर से खाली 1 भरी, 2 पत्ती अंदर से खाली 1 भरी, यहाँ तो तीनों ही खाली है रे भैया, और यहाँ देखो 2 पत्ती अंदर से खाली 1 भरी, तो जिसमें तीनों ही पत्ती खाली है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंदर वाली तीनों पत्ती खाली हो गई ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। मेरा जूता है जापानी, किससे बनेगा? चमड़े से। तो रबड़ किससे बनेगी? लैक्टस से। रबड़ किससे बनेगी? लैक्टस से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, देखो सीधा है, इंटू 6 किया, इंटू 6 किया,
इंटू 6 किया तो यहाँ भी क्या करना मेरे भैया, इंटू 6, और 9 गुना 6, 9 6 54 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक मैट्रिक्स बना दी। अच्छा, इसको पूर्ण कौन करेगा? एक एक आकृति को गायब किया मेरे हिसाब से। देखो, पहले इसको हटा दिया, हट गया, फिर इसको हटा दिया, हट गया, पहले इसको हटा दो, फिर इसको हटा देना। अच्छा, ये हटाओगे तो केवल ये बचना चाहिए, फिर इसको हटाओगे तो ये बचेगा। तो देखो ये वाला है क्या कोई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लो। और नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर प्रारंभ से 13वां? अरे 13वें पर कौन आएगा? भावनगर बताया ना मैंने, सेक्टर नंबर 13 14। तो एम पर तो भैया कौन आता है? 13 नंबर पर कौन आता है? एम। आगे चलो, ये कह रहा है आर का घर है ना, वो एम के जस्ट सामने है। ठीक है भैया, मैं मान लेता हूँ आर का घर एम के जस्ट सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, ये मैंने मान लिया आर है, और ये उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। तो यदि एम आर, ऐसा ही थोड़ी है कि आर आर जा सकता है एम के घर, एम भी तो आ सकता है। अरे पड़ोसी के घर जाओगे तो पड़ोसी को बुलाओगे भी सही। अब पड़ोसी मतलब एम आना चाहेगा तो ये वाली दिशा में आना चाहेगा आर के लिए। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? डायग्राम बना दो, दक्षिण पश्चिम हो गई क्या? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को इसने ये कह दिया लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अरे एन को इसने एम लिखा मतलब -1 किया, यहां पर भी -1 किया, प्रत्येक अल्फाबेट्स में -1 कर रहा है। तो पी से यदि -1 करूंगा तो ओ आएगा, यदि ई से -1 करूंगा तो डी आएगा, ओ के साथ डी। अच्छा, दो में है। और आगे चलो, ओ से -1 करूंगा तो भैया एन आएगा, और एन से -1 करूंगा तो एम आएगा। ओडीएनएम, ओडीएनएम भैया ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा कर ही लेता हूं। लाओ, पी, अरे पी के बाद जे, जे के बाद जी, तो जी के बाद कौन? 816 आएगा, 826। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यहाँ आधा किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ प्रत्येक अगली संख्या में चलने के लिए आधा कर रहा है। 2 का आधा करोगे 1, 1 का आधा करोगे तो आधा, और आधे का आधा करोगे, अरे आधे का आधा करना कितना आएगा? 1/4। अब 1/4 का यदि तुम आधा करोगे ना, यदि 1/4 का तुम आधा करोगे तो 1/8 आएगा। कितना आएगा भैया? 1/8 आएगा। 1/4 का आधा कितना हुआ? 1/8, मतलब ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। देखो, बच्चे ने लिखा भी है, मुझे इतनी सहूलियत हो रही है इन क्वेश्चंस को कराने, बच्चे ने किया है, बताओ। अब देख लो तुम, यहाँ पर -6, डिफरेंस देखना +6 का है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 12 का है, और बच्चा कर गया। यहाँ डिफरेंस 14 का होगा। अच्छा, 93 में यदि 14 जोड़ोगे तो 107 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अरे सबसे पहले सुबह उठा करो, उठने के बाद चेहरा धो, और चेहरा धोने के बाद पेस्ट करो, दांत साफ करो, और दांत साफ करने के बाद नहा लो, टाइम बचे तो नहा लो। तो ABCD ये देख लो, मतलब तुम्हें सभ्य भी बना रहा, पेपर लेने के साथ साथ तुम्हें सिखाया भी है कि क्या करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्रॉस गुना करोगे तो x², और रूट में आ जाएगा भैया इंटू 128। यदि तुम इस रूट को सॉल्व करोगे ना तो 144 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये फैक्टर कर लेना 12 गुना 12 गुना ऐसे करके, ठीक है भैया। अच्छा, आगे चर्चा करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 35 की। जहाज संबंधित है, अजय जहाज को चलाने वाला कौन? कप्तान। कप्तान के बिना जहाज हिल नहीं सकता, तो भैया समाचार पत्र संपाददाता, समाचार पत्र का कौन होता है? मुखिया। कौन होता है? संपाददाता होता है। ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही, अरे अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ, अवरोही कौन सा होता है? इसको ध्यान में रख लेना, घटता हुआ मतलब सबसे पहले उस शब्द को लेना सबसे लास्ट आएगा, सबसे पहले उसको लेना जो सबसे लास्ट आएगा। अब देखते हैं एक बार, चलो, CEL CEA। अच्छा, CEC तो सब में कॉमन है क्या? लेकिन इसके बाद देखो आगे A है, मतलब सबसे पहले 3 आना चाहिए, 3 के बाद A आ गया, ठीक है, 3 आ गया। इसके बाद कौन आएगा? CI है, और यहाँ L है, यहाँ C है, तो 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है भैया। यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L के बाद A है, मतलब 4 के बाद 1 आएगा। यहाँ L के बाद I है, यहाँ ये सॉरी यहाँ पर आएगा 5, और 5 के बाद आएगा 2। लेकिन इसने अवरोही पूछा है, मतलब पहले उस संख्या को लिखना जो बाद में आएगी, तो बाद में कौन सी आ रही है? 2, तो इसका अवरोही क्रम उल्टा कर देना, 2 5 1 4 3। देखो कोई ऑप्शन है क्या? 2 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी, अरे बड़ी रे बड़ी, ये भैया बड़ी,
19/21 सबसे बड़ी है, 19/21 सबसे बड़ी है। वह आकृति ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों से भिन्न है। अरे इसमें तो सब आधे आधे, अरे इसमें तो सब आधे आधे, लेकिन ये तो बेचारा खुद ही आधा है। ऑप्शन नंबर, अच्छा एक नंबर दिया है बी में, देख लो खेल खेल गया रे भैया। एक नंबर दिया है बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ नहीं तो कई कर देते गुरु जी, ये तो सतु ने नहीं खा रहा, हमने तो ये कर दिया। आगे चालू करते हैं। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से किस प्रकार संबंधित होगी? नानी होगी रे भैया। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको बाद में डिटेल में बताने वाला हूं, अभी मैं केवल इनके आंसर बता के जा रहा हूं। यदि व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की जीवनी होती है, ऐसे राष्ट्र का तो इतिहास होता है, राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास होता है। व्यक्ति की जीवनी ऐसे राष्ट्र का इतिहास। 21 दिनों बाद 31 दिन 31 डेज हैं, किसी महीने की बात कर लेना। इसका तीसरा गुरुवार, मतलब जो तीसरा गुरुवार है ना वो 16 तारीख को पड़ता है, तो होता महीने का आखिरी दिन। तो पहले तो महीने का आखिरी दिन पर जाना, मतलब 31 तारीख पर जाना है, तो मुझे 15 दिन आगे जाना है, और 15 में से शेष निकालो तो एक दिन बचता है, मतलब एक दिन आगे जाओ, गुरुवार से एक दिन आगे जाओ तो कौन सा बार निकलेगा? शुक्रवार। और मैंने आपको बताया है जो 31 तारीख वाला महीना है उसमें 29, 30 और 31 वाले डेज भैया 5 बार आते हैं, तो 5वां शुक्रवार होगा। शुक्रवार आया, लेकिन कौन सा आया? 5वां। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 42 की मैं चर्चा करता हूँ। राहुल और सोहन क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के, तो कितने वर्ष बाद इनकी आयु? 24। अरे अभी ये 14 साल के हैं, अब बताओ कितने वर्ष बाद 24 हो जाएंगे? तो दोनों में 5 5 जोड़ दो, हो जाएंगे ना 24 साल के। ठीक है, निश्चित कोड में। अब इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसका भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं मिला, सही बताऊं तो मैं, ये डायरेक्ट कोडिंग लग रही है इसमें, एक एक शब्द को डायरेक्ट किया है, जैसे टी को क्यू कह दिया, आई को डी कह दिया, सी को एफ कह दिया, ऐसे कहा है इसमें, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ना जोड़ने वाला, ना घटाने वाला, ना विपरीत वाला, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। एफ को क्या कहा जाएगा? एफ को देखना जी कहा जाएगा। एफ को क्या कहा जाएगा? आई को क्या जाएगा? आई को डी कहा जाएगा। आई क्या होगा भैया? डी, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, डी तो मुझे इसमें कहीं मिला ही नहीं। इसके बाद और आगे देखना, एस, एस को क्या कहा जा रहा है? आर। ठीक है, एच को क्या कहा जा रहा है? अच्छा देखो एच को क्या कहा जा रहा है? ई। तो ये होना चाहिए था ऑप्शन में, जी डी आर ई, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये नहीं है। तो भैया आर ई लास्ट में किसमें है? डी में है, तो इसको मान सकते हैं। वैसे ये भी डिलीट होने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 43 मैंने चर्चा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 44 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? पूछा है क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? अब हम पढ़ते हैं इसके तर्क क्या है। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ठीक है भैया, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। मतलब यदि संयुक्त परिवार होगा ना, तो यदि काम को डिवाइडेशन होगा और काम का एक व्यक्ति पर बोझ भी कम पड़ेगा, मतलब ये तो मुझे सही लग रहा है। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की बात क्या हुई? ऐसा कोई जमा नहीं, तो भैया यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 45 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है, साधारण ब्याज की गणना करनी है। ये तो पीआरटी बटा 100 लगा देना छोड़ो। साधारण ब्याज पीआरटी बटा 100 यदि लगाओगे ना तो सीधा निकल जाएगा, सीधे लगाते निकलेगा, एक बार लगा के देख लेना, निकल जाएगा। कितना निकलेगा भैया? 3600। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि ब्याज निकालोगे ना, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट कितनी है? 18%, टाइम डेट कितना है? 4 वर्ष का, 100 कर देना, तो यहाँ पर निकाल लेना, 3600 निकलेगा। आगे चर्चा करता हूँ, निम्न से अधिवर्ष कौन सा? अरे लीप ईयर, देखो लिख भी दिया इसने। यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो ना अधिवर्ष क्या होता है, तो उसने कहा भी है बेचारे ने, लीप वर्ष कौन सा है? शताब्दी में तो 400 से डिविजिबल, वर्ष में 4 से डिविजिबल तो एक ही दिख रहा है, 2016 लीप वर्ष है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला में अगला पद, अरे अगला पद देखना है, तो यहाँ पर देखना, सी के बाद 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो आई के बाद 2 जोड़ना है, के आएगा। के तो है, 2 में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में सो सकता है। आगे देखें, अच्छा फिर उल्टे से देख ले एक बार, यहाँ -5 किया है, 23 में से 5 घटाया 18, 18 में से 5 घटाया 13, 13 में से 5 घटाया 8, तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 पर सी, यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 पर सी और ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्या लॉजिक बैठा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की मैं चर्चा करता हूँ। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक तो समान है और एक असमान है, उस असमान को छांटो। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन ये कुछ नहीं है। 331 इनमें अलग है, आया कि नहीं आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यदि मैं 49 की मैं बात करता हूँ,
ये इंच। अच्छा, इनमें से कहा है दूसरों से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो दूसरों से संबंधित नहीं है? इंच दे दिया, ओस दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, गज दे दिया। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये तीनों तो लंबाई को मापने के हैं, लेकिन इससे तो भैया वजन तोला जाता है, ये तो वजन मापने का है। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इनमें अलग है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद लगातार ये सीरीज जारी रहेगी और इसके बाद टीए के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवाए जाएंगे। निम्न अंग्रेजी शब्दों, अच्छा एक बार देखते हैं कौन सा पोर्शन है। अंग्रेजी शब्दों को यदि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दूं तो अंत में कौन सा आएगा? अंत में पूछा है, देखो पहला दूसरा सेम, एसी 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 एसी। तो तीसरे के पास जाओ, एसी के बाद टी है, सी है, क्यू है और यहाँ कौन है? एच। अब देख लो लास्ट में कौन आता है? टी सी क्यू एच, टी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे लास्ट में कौन आएगा भैया? ए आएगा। अब आगे का सेगमेंट जीके वाला पोर्शन है, मैंने गलत बता दिया, टीए का पोर्शन नहीं, अगला सेगमेंट जीके का है। तो अभी आपके सामने जीके वाले गुरु जाएंगे और पूरा आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है, पूरा डिटेल में आपके सामने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लाया जा रहा है। तो आप जुड़े रहिए, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ गुरु। नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे थे जीके वाले पेपर के लिए। जीके का वैसे पेपर का लेवल बता दूं आपको, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। कुछ क्वेश्चन जरूर हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल जीके के बारे में पूछा गया है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 51 नंबर। इसमें बताया भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान के किस पद का निर्वहन नहीं किया है? किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत द्वारा नहीं किया गया है? अच्छा, ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के विधानसभा प्रोटेम स्पीकर। तो ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो आंसर होगा इसके अंतर्गत, आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद में, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार? सर एक बार थोड़ा सा कल्चर वाले सर आप आ जाइए साथ में जुड़ जाइए। ये जो बात कर रहे थे अपन लोग, किस लोक देवता के द्वारा जो शेषनाग का अवतार, ये कल्लाजी राठौड़ आए थे ना, कल्लाजी राठौड़ हो गया। ठीक, उसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के कोलाबी की गुफाएं, अच्छा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोलाबी गुफाएं आपकी झालावाड़ के अंतर्गत पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपकी झालावाड़ के अंतर्गत पड़ती है। उसके बाद है बम नृत्य। सर ये बम नृत्य शायद अपने क्षेत्र में किया जाता है, भरतपुर वाले क्षेत्र में, तो आपका है अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। अच्छा, इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो राजस्थान से बनास का होता है, बाणगंगा का होता है, बांडी का भी होता है। ये किसका नहीं होगा? आपका काली सिंध का उद्गम नहीं होगा। अनिकेत जी सर, काली सिंधी है ना जी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर। राजस्थान केसरी भी जुड़ा हुआ था, बड़दा से निकला था, उसके बाद में नवीन राजस्थान नाम चेंज हुआ था, तो ये आंसर होगा इसका राजस्थान ज्योति। ठीक है, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है भाई, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, अभी के लिए डाउट में है क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है, बादल महल का जो निर्माण है, कोटेशन दिया है, बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है। एक्चुअल में इस बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से नहीं है, सफेद संगमरमर से हुआ है। इससे हुआ है सफेद, तो इसका मतलब ये कोटेशन क्या होगा आपका? गलत होगा। ये कोटेशन क्या है? गलत है। अच्छा, ये गैप सागर झील के किनारे स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ये गैप सागर झील के किनारे स्थित है। राजस्थान, यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण, सही है, ये बात भी सही है, ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह उदयपुर का शानदार महल है, ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, देखो ये जो उदयपुर के अंतर्गत ये नहीं होना चाहिए, ये कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ किले के निर्माण की जब बात करते हैं तो वहां भी एक बादल महल है, उसके अलावा गैप सागर के पास भी कौन सा है? बादल महल है। तो दोनों ही कंट्रोवर्शियल है, अब देखना पड़ेगा कि क्या आंसर मानती है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से आंसर लगाना हो तो आंसर आपको शायद ये मानना चाहिए। ठीक है, ये आंसर मानना चाहिए, गलत मानना चाहिए कि उदयपुर की बात कर रहा है, या कुंभलगढ़ का भी कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको माना जा सकता है आंसर में। ठीक है, इसका राजस्थान में शामिला प्रथा, ये विवाह संबंधी प्रथा है, ये कौन सी है आपकी? विवाह संबंधी प्रथा है। आगे आपका बात करते हैं क्वेश्चन की अपन, उसके बाद है आपका कौन सा, निम्नलिखित में से किस कला विधा में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीमाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान? अच्छा, श्रीमाल जोशी के बारे में पूछा तो ये तो सब जानते हैं कि फड़ चित्रकारी से संबंधित है। श्रीमाल जोशी किससे संबंधित है? फड़ पेंटिंग से।
राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए तो अपन इसमें साधु सीताराम दास भदौरिया किसान आंदोलन संबंध है, बिल्कुल सही बात है। राम नारायण चौधरी, इनका भी बेगू किसान आंदोलन संबंध है, बिल्कुल सही है, नेतृत्व किया था उन्होंने। भौजी लंबरदार घड़साना, नहीं ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? भौजी लंबरदार, ये भरतपुर किसान आंदोलन संबंधित है, पटेल आंदोलन संबंधित है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन लोग। आगे 61 कहता है कि महात्मा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है, जिसमें आया महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जान रहे हैं अपन? जमनालाल बजाज को जानते हैं। भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान है। ये बाजरे में तो एक छत्र राज है हमारा राजस्थानियों का। अभी बात करते हैं अपन लोग, संपर्क सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये बहुत ही किसान आंदोलन का क्वेश्चन है। और संपर्क सभा में दोनों व्यक्ति जुड़े हुए थे, कौन से? सुरजी भगत और आपके गोविंद गुरु, दोनों ही कौन से? भगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आंसर होगा संत सभा की स्थापना करता कौन है? 1883 के अंतर्गत आपका गोविंद गुरु। गोविंद गुरु कौन है इसकी स्थापना करता? रानी दादी सती माता, अच्छा रानी सती जी का मंदिर की बात कर रहे हैं इसमें, का मंदिर कहाँ है? तो ये बहुत सिंपल है, कहाँ है आपका? झुंझुनू के अंतर्गत। किसमें आता है आपका? झुंझुनू में आता है। उसका वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये तो बहुत सिंपल है, चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था निर्माण। आगे देखते हैं क्या स्थिति है इसमें। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है? देखो ये भी थोड़ा सा इन्होंने क्या आउट ऑफ कहते हैं ना, डाटा अपडेट नहीं है, ये पुराना डाटा है जिसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 79, लेकिन वर्तमान में 81 प्रकार के खनिज बुक्स में है। उसके अलावा कहीं कहीं पे अपने को कई जगह 82 भी मिलता है। ठीक है, कई जगह 82 भी मिलेगा आपको, लेकिन अभी पुराना डाटा है, अभी 81 तो ऑन रिकॉर्डेड गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। हो सकता है इसको भी डिलीट कर लें या फिर वो पुराने डाटा को माने, डिपेंड करेगा क्या आंसर सीट में मानते हैं वो लोग। तो राजस्थानी में कितने प्रकार के खनिज? 79 ही सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे 81 प्रकार के। आगे बात करें, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की कितने हो सकते हैं? अच्छा बहुत सिंपल है, राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसके मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की संख्या 1/15 होती है। विधानसभा सदस्यों की कितनी होती है? 1/15। हमारी सीटें कितनी है? 200। कितना आ जाएगा आपका? 30। कितने होंगे अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित? 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है? अरे ये सही नहीं है की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु प्रदेश में भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, नहीं यही आंसर सही है आपका। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर नहीं आता है आपका। ठीक है, उपाद्र के अंतर्गत आता है क्षेत्र पूरा। ठीक, आगे बात करें अपन लोग, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इस समिति का नाम है आपका नरपत सिंह लोढ़ा समिति। कौन सी है? नरपत सिंह लोढ़ा समिति, इसका आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से हुआ था आपका? नसीराबाद से। कहाँ हुआ है? नसीराबाद से हुआ है। अगला है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है? ये भी सिंपली क्वेश्चन है आपका, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो इधर से आंसर होगा कौन सा है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 सीटें हैं और राज्य विधानसभा में कितनी है? 34 सीटें आपकी, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान के भारत के संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राजस्थान में 4 बार लगाए। कितनी बार लगाया आपका? 4 बार लगाए। 1967 में, उसके बाद में आपका लगा था 77 में, उसके बाद लगा था 90 में और फिर 92 में, सॉरी। ठीक है, इसके बाद ये सब 4 बार लगाया था राष्ट्रपति शासन जो लगाए। आगे बात कर रहे हैं अपन लोग, तो 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा हिस्ट्री वाले सर एक बार फिर से आ जाओ। हाँ, मिर्जा राजा की उपाधि आई थिंक जयसिंह को दी थी, जयसिंह को दी थी, हाँ जयसिंह द्वारा थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। ये भी फैक्चुअल है, और इसमें आ गया ऊपर 6, कौन से आएंगे आपके? सिख आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? चैत्र में मनाई थी सर, ये भी सिंपल क्वेश्चन एकदम, चैत्र के अंतर्गत ये मनाई जाती है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, आ जाइए। राजस्थान का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, पश्चिमी पार्ट है। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 56 का मैदान है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सा आपका 56 का मैदान है? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर बात करें तो दूसरा है क्वेश्चन अगला, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं?
उष्ण कटिबंधीय वन आपके पाए जाएंगे कहाँ पे, आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये दक्षिण में कर्क रेखा जहाँ से निकलती है राजस्थान के, वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अच्छा राय बुढ़िया और अच्छा खेला पात्र का संबंध है सर शायद गवरी लोक नाट्य से, गवरी लोक नाट्य से सर, हाँ गवरी लोक नाट्य है ना। आगे किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ है, तो ये हुआ है मंडन कहाँ, कुंभा के समय, किसमें, महाराणा कुंभा के समय। आगे बात करें लोंगेवाला वार मेमोरियल, ये बहुत करंट का, ये काफी पहले बना था जैसलमेर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा सुमेलित करवा रहे हैं, अच्छा भरतपुर का एक मिनट इसमें आएगा आपका अच्छा अलवर मेवात से संबंधित बिल्कुल, झुंझुनू शेखावाटी है, झालावाड़ हालाती, हाँ भरतपुर ढूंढाड़ी है, ये ब्रश से डिपेंड करेगा, ये ढूंढाड़ के अंदर आप जयपुर वाला क्षेत्र आएगा आपका, ठीक है। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हरी केली, ये विग्रह चतुर्थ का है सब, हाँ तो ये सही है, ये युग्म। इधर गोरा बादल की चौराई चौपाई, ये है सूरी है, सही है बिल्कुल। रसप्रिया कुंभा द्वारा रचित है, तो बचेगा कौन सा आपका, ये शायद जसवंत सिंह के द्वारा रचित है ना। राजस्थान के निम्नलिखित नए जातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। सिंपल सी बात है, दो में कंफ्यूज होंगे आप लोग, कंजर में और गुर्जर में, तो गुर्जर होगा इसका आंसर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान पशुधन का परसेंटेज है कितना आपका, 14 पॉइंट, सर यही है ना, 14.29% है। उसके बाद बात करते हैं कल्चर, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा किला कुआरा किला के नाम से जाना जाता है, ये कुआरा किला जिसपे कोई आक्रमण नहीं हुआ, वो है बाला किला अलवर का, ये अलवर का बाला किला है। आई होप अभी तक कोई टफ नहीं लग रहा होगा आपको सेगमेंट इसमें से। निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित हुआ था, सर ये शायद आपका अजमेर से हुआ था, है ना, अजमेर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, ये फैक्चुअल है पूरी तरह से, कितना है 52.12%। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम किस शताब्दी की रचना है, तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास की है। ऑप्शन कौन सा होगा, 8वीं होगा इसमें, 8वीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सागर गोपा का संबंध जैसलमेर से, सही है बिल्कुल। प्रताप सिंह बारठ का शाहपुरा से, बिल्कुल सही है भी। इधर नानक जी भील जो है ये संबंधित, ये नानक जी रूपा जी का भी बेगूसराय थे, नानक जी भील नहीं है, इनका संबंध नहीं है डूंगरपुर से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, सर ये ज्योग्राफी में देखो, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, वैसे ही थोड़ा सा उल्टा दिया है, नैऋत्य से ईशान जो स्थिति होती है उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बात करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दे रखा है इस तरह से, ठीक है। बाकी होना चाहिए इसको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, चलो ठीक है, यही माना जाएगा आंसर इसका। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना ये लगाया था लाखेरी में, ये लगा था वहां पे आपका लाखेरी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में, ये करणी माता सब जानते हैं, देशनोक के अंदर है। आगे और किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सरकारी कृषि बैंक, ये थोड़ा परेशान किया हुआ क्वेश्चन है सभी के लिए, तो सरकारी जो ये बैंक बना था बिनाई के अंदर बनाया था, आई थिंक 1904 में, ये बना था बिनाई के अंदर 1904 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, वो बात करते हैं निम्नलिखित में से डाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, डाबू प्रिंट आपका चित्तौड़ अकोला चित्तौड़। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधि से, नहीं सर ये अभी मैंने देखा था इसको, ये 62% है, कार्यशील जनसंख्या आपकी कितनी है, 62% है, इसके अंतर्गत कौन सा है, 62%। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, अभी का कोई डाटा नहीं है। कार्यशील सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी हमारी राजस्थान के अंदर, 62% है लगभग, ठीक है। अगला है राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, सर सिंचाई परियोजना गंग नहर है पहली शायद, है ना, गंग नहर तो पहली है सर, हाँ गंग नहर सिंचाई परियोजना इसके अंतर्गत। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था आपका, तो चंद्रवरदाई, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पहले से आ रहा है। राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन आपका भवानी मंडी, ये बेसिक है बिल्कुल ही, कौन सा है, भवानी मंडी स्टेशन आपका। और अंतिम क्वेश्चन बचा है इसके अंतर्गत आपका, और ये क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, ये तो बिल्कुल नीमच थी, देवली थी, नसीराबाद, शाहपुरा, कौन सी नहीं थी आपकी, शाहपुरा थी। आई थिंक सभी क्वेश्चन ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही है जिन पर डाउट है, जो मैंने बताया था, जो बादल महल की बात की थी वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है आपका। उसके अलावा डिपेंड करेगा, जो खनिजों की जो काउंटिंग के बारे में बात की थी, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं, वो हो सकता है क्या मानते हो, वैसे 79 होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
बाकी का अपडेट अगर मानते हैं अपडेट को, तो गवर्नमेंट का कोई भी आंसर नहीं है जो गवर्नमेंट ने जारी कर रखा है फिलहाल, इसके अकॉर्डिंग 81 प्रकार के तो है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है, आगे नेक्स्ट शिक्षा अभिरुचि, मैम डिस्कस करेंगे आपसे अभी। मैं इनवाइट कर लेता हूँ मैम को। मैम आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 101, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारोत्तर खेल खिलाकर। ऐसे खेल खिलाएं जिसमें आप विचार, नए नए विचार बता सके। क्वेश्चन नंबर 102, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया? इसमें अंतर व्यक्तिक संबंध को किया गया है, समस्या समाधान को, आत्म जागरूकता को। इसमें गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता, महिलाओं की कमजोर शारीरिक स्थिति या महिला जनसंख्या में कमी। इन तीनों में से ऐसा कोई नहीं है कि महिलाओं के पास बहुत ज्यादा समय होता है या ऐसा कुछ। इसका ऑप्शन होगा ए, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण स्थिति। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्ति निष्ठ हो सकती है? इसका आंसर है उपलब्धि परीक्षण। ये पक्षपातपूर्ण होती है क्योंकि इसमें ग्रेड दी जाती है उपलब्धि परीक्षण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? आंसर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। मैंने आपको क्लास में भी बताया था फीडबैक देना जरूरी होता है। एक 106, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास हो सकता है या होता है अभिभावकों द्वारा, माता पिता द्वारा, अभिभावकों द्वारा। आपके किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे पहले पूर्व धारणा कौन विकसित करता है? माता पिता की ये व्यवसाय ऐसा होता है या ये व्यवसाय अच्छा नहीं होता, ये व्यवसाय अच्छा है। माता पिता सबसे पहले पूर्व धारणा विकसित करते हैं। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, या कोई भी सहयोग नहीं देता है। टीचर को करना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका दे। जब उन्हें स्वतंत्र छोड़ेगा, जिम्मेदारी देगा, तभी बच्चे को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। आंसर नंबर सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनौती हो जाती है कि वो अपनी कक्षा में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करे। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए धमकी भरा, क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है खुद में ही। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापकों को चाहिए कि उसे घर भेज दें, नहीं, अध्यापक को सूचित करें, नहीं, कालांश पूर्ण होने के बाद कारणों का पता लगाएं। बिल्कुल, आपके जब क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी बताया था कि टीचर को चाहिए कि वो उसके कारणों का पता लगाए। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मक के 3 आयाम है, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे? समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संप्रेषण आपको बताया, संप्रेषण क्या है? संवाद, जिसमें बातचीत आती है, शब्द आते हैं। तो शब्द से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि
क्योंकि सामाजिक संस्थाएं क्योंकि वो हमारी संस्कृति को आगे ले जाती हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित रखते हैं और भावी पीढ़ियों को उसको आगे ले जाने के लिए संचार करते हैं। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? व्यक्ति की नहीं, कार्यों की प्रशंसा करना, ये तो सही है, तो गलती नहीं करेगा। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना है, प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। ऑप्शन नंबर बी, असफलता को संतुलित करने के लिए, असफलता को छुपाने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय, जो उसकी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी उसकी प्रशंसा करना। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? आपको बताया था कोई भी अगर नेगेटिव सेंस वाला ऑप्शन आ जाता है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर दो। तो नकारात्मक कौन सा शब्द दे रहा है? साफ साफ नकारात्मक शब्द ही आ गया। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। अच्छा, उचित नहीं है, नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 116, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? समूह खेलों का आयोजन। जब बच्चे एक साथ खेल खेलेंगे, समूह खेलों का आयोजन करेंगे, तो ही उनमें सहयोग की भावना आएगी। आप याद कीजिए, आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? सांस्कृतिक समानता बिल्कुल नहीं है, बाधक तो नहीं हो रहा है। स्पष्टता, संक्षिप्तता, ये बाधक तो नहीं है। अत्यधिक दुश्चिंता, एंजाइटी, चिंता, और ज्यादा चिंता से लोग क्या हो जाते हैं? पागलपन का शिकार भी हो जाते हैं, जानते हो आप। क्वेश्चन नंबर 118, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उसके कार्यों की सराहना करके। अगर कोई व्यक्ति या कोई आप एक बालक में भी देखोगे, अगर बालक कोई अच्छा काम कर रहा है और उसकी कार्यों की आप प्रशंसा करते हो उसको, तो उसको वो मोटिवेट होता है और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है। इसी तरह से अध्यापक की कार्य क्षमता, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया कैसे जा सकता है? उसकी कार्यों की सराहना करके। क्वेश्चन नंबर 119, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय में, पढ़ाई के साथ साथ और सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्यों कराई जाती हैं? जिससे कि बालक में सर्वांगीण विकास हो, उसके सभी पक्षों का विकास हो। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 121, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। क्वेश्चन नंबर 122, एक नेता में होना चाहिए कठोर, कंजूस, अस्पष्ट, ये तो तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। गतिशीलता, गतिशील। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं और अधिकतर पारंपरिक होते हैं। जबकि आपने देखा होगा जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो पारंपरिक तो नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ विनम्रता एवं दृढ़ता से पेश आए। दोनों कर दी, जहां टीचर को लगे कि विनम्रता से पेश आना चाहिए वहां विनम्रता, और सिर्फ आप विनम्रता से ही पेश नहीं आ सकते, आपको दृढ़ता भी रखनी ही पड़ेगी। नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों में उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है सृजनात्मकता से, और सृजनात्मकता मतलब अवसारी चिंतन आपको बताया हुआ है। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने के विकार से। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। आप अगर बच्चे को स्पष्ट लक्ष्य दिखाओगे, इसे दिशा निर्देश दोगे, तो यह अभिप्रेरणा का काम करेगी। ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कथन में आप कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचेंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों जाने से बचेंगे? ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए,
कोशिश करेंगे कि अगर आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश में ऐसा हो तो आप परिवार को भी समय दें और आपका जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जाएं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सीसीई के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? भावात्मक कार्यक्षेत्र होता है, संज्ञानात्मक होता है, मना शारीरिक होता है, लेकिन आपका परिवार कार्यक्षेत्र इसमें नहीं आता है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश खालिस्तान होने चाहिए, संक्षिप्त, विनम्र, संदेशशील, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन आपको बताया था प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। अब याद कीजिए, प्रभावी संप्रेषण वो होता है जो अर्थ का अनर्थ ना करे, जिस भाव में वक्ता कहना चाहता उसी भाव में श्रोता समझे। इसका मतलब अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। अनेकार्थक का मतलब है एक अर्थ के अनेक अर्थ हो जाना। जैसे वक्ता कुछ कहना चाहता है और श्रोता कुछ और समझे। आपको एग्जांपल भी बताया था, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 131, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होती है, अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अधिगम क्या नहीं है? परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में। ये तो बिना और ऑप्शन देखे ही कर सकते हो आप। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे का काम का पर्यवेक्षण करें। ठीक है, ये हो सकता है, पर्यवेक्षण करना चाहिए। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, नहीं, इस बात के लिए कभी मनोविज्ञान नहीं कहता कि आप अतिरिक्त ट्यूशन लगाइए। अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं या बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। बच्चे की प्रगति के बारे में जानने के लिए एक माता पिता को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम टीचर से कांटेक्ट करें और बच्चे की प्रगति के बारे में जानें। क्वेश्चन नंबर 134, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। आपको पता है अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? क्या ऑप्शन देखिए, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप एक शिक्षक हो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। आप सोचेंगे कि यह आपके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, यह उसके भाग्य में है। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ये भी सही है। अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या माना जाए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, दोनों ही सही है, लेकिन इसमें ज्यादा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी आप देख लीजिए जब आपको आंसर माने तो। क्वेश्चन नंबर 136, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है? समूह में आपसी विश्वास, समूह हित में गतिविधि, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह उदासीनता। बिल्कुल इसमें आपको सभी ऑप्शन लगे होंगे कि करेक्ट है, बट इसमें आपको बताया था कि जब नेतृत्व की बात आती है, नेता की बात आती है, तो वो समूह हित में गतिविधि में, समूह हित की गतिविधि में ही अपनी सफलता ढूंढता है। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट। अभी बताया था आपको अपसारी। अपसारी चिंतन क्या होता है? जहां एक बालक केंद्र बिंदु है और वो हर तरह से सोच सकता है। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा में अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? स्वयं के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन। बच्चों को आप बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देंगे कि वो खुद के द्वारा खुद का मूल्यांकन करें और अपने व्यवहार में सुधार करें। एक अध्यापक का पाठ के पूरा होते ही परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी ज्ञान परीक्षा, नॉलेज टेस्ट। आपका कोई भी चैप्टर टीचर ने कंप्लीट कराया, उसके बाद टीचर को पता होना चाहिए कि आप ज्ञान का परीक्षण करता है कि आपने कितनी चीजें सीखी, कितना आप में ज्ञान आया, ज्ञान परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह
छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, और आपको क्लास में भी बताया था शिक्षा क्या है, शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं, जिससे कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप अच्छे नागरिक बन सको। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों के मानसिक विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विधि का चयन आप किस तरह से करोगे कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, उनके मानसिक स्तर को देख के आप शिक्षण विधि का चयन करोगे। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, बिल्कुल एक प्रभावी नेता की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी टीम से कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं ले, ना कि किसी और पे डाले। ऑप्शन नंबर ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल, अगर कक्षा का वातावरण सुखद है, अच्छा है, मनोरंजन पूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में बालक का दिमाग, मन, मस्तिष्क भी अच्छा रहता है और ऐसी परिस्थिति में वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? मस्तिष्क उद्वेलन, इसका मतलब अपने मस्तिष्क को खोल देना, मस्तिष्क में शोर मचाना, मस्तिष्क में क्रिया करना, मस्तिष्क की गतिविधियों को बढ़ाना। और सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब जहां बालक हर तरह से सोच सके। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होती है। आपको बताया है बालक सबसे ज्यादा कैसे सीखता है? खुद करके, स्वयं करके सीखता है, तो बिल्कुल गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था? आपको पता है महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा दी थी? बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? कौन से प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी, आपको बताया था ना, जहां लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक में जहां बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता हो। क्वेश्चन नंबर 150, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रधानाध्यापक से चर्चा करने देंगे, उससे क्या होगा? अभिभावक को सूचित करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं है। कारण जानने का प्रयास करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। अगर बालक गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो एक समस्या है, उस समस्या के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और फिर समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे आपके इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 151, 152, 153। आपको पैसेज दिया गया है और पैसेज में आपको क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 151 आपको उससे पूछा व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, अधिकांश लोग क्या घातक गलतियां करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन द फैक्ट दे डोंट। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू अवॉइड, जब ऊपर करते हो आप इसके बाद है तो ये सॉल्व करने के लिए आप पढ़ लीजिए। तो ये वाला यहाँ आप इसको करना होता है, आंसर चेक करना होता है, आप ऊपर करना है। इसका आंसर होगा थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी, थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन द फैक्ट दे डोंट। क्वेश्चन नंबर 152 व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, इसका ऑप्शन होगा ऑब्जर्विंग बाय oneself। क्वेश्चन नंबर 153 है
व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरस्तु, अरस्तु के बारे में लेखक क्या सोचता है? इसका ऑप्शन होगा ही थॉट, ही न्यू, वे इवन ही डोंट। क्वेश्चन नंबर 154, 154 है आपका, which of the following tag questions in the question is correct for the sentence? टैग क्वेश्चन का मतलब हुआ कोई भी आपका सेंटेंस है उसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन दिस सूप इज वेरी हॉट, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 155, इसमें आपसे पूछा गया है आई 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट। इसमें आपको टेंस दिया गया है, इसमें कौन सा टेंस होगा? इसका ऑप्शन होगा आपका हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर 156, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल्स। आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आर्टिकल के साथ कंप्लीट करना है। देयर इज फिश इन, ये आपको एम्प्टी है होटल, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देयर इज ए फिश इन द होटल। क्वेश्चन नंबर 157, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। आपको वर्तनी के हिसाब से, ग्रामर के साथ, व्याकरण के हिसाब से कौन सा वाक्य गलत है ये आपको देखना है। इसमें लिखा हुआ है न्यू फर्नीचर्स वर ऑर्डर इन द प्राइमरी क्लासेज, इसमें ऑप्शन होगा आपका वर ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 158, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इसका मतलब उपसर्ग। आपको उपसर्ग देखना है कि इस सेंटेंस में आपको कौन सा उपसर्ग आएगा। आपको ब्लैक बॉक्स दिया गया है, एक्टिंग आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, इसमें का ऑप्शन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 150 का बिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 159, 159 में आपसे पूछा गया जेंटल का पर्यायवाची शब्द। जेंटल का पर्यायवाची होगा टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस, इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा सही है। इसका आपका आंसर रहेगा डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, स्टूडेंट डिसएग्री द टीचर। इसका ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन रहेगा विद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162, सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर फॉलोइंग। आपको से इसमें एक वन वर्ड पूछा है, आपको सेंटेंस दिया गया है somebody who reads all the time, कोई स्टूडेंट है जो हमेशा पढ़ता रहता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 163, एट द मिसिंग लिंक्स। इसमें आपका आंसर आएगा आई वंडर सी मीन, इसका आंसर आएगा व्हाट, आई वंडर व्हाट सी मीन्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 164, जिसमें आपसे एक सेंटेंस दिया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। इसमें दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है सी हियर द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। इसमें क्वेश्चन नंबर 164 का आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी हियर द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी, hearing the good news she was happy to hear the good news when she heard the good news, और she was happy। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165, इसमें आपसे पूछा गया है
फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज गिव मी सम मिल्स। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। इसमें आपको सेंटेंस चूज करना है। कौन सा सेंटेंस है? शी हैज टीचिंग फॉर 10 years इन द स्कूल। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 167। इसमें आपसे वो है करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड दिए गया है आपको कॉन्फिडेंस, इसकी आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। वर्ड से कौन सा है? ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 168। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। दिया गया है शी सेड आई सॉ द फिल्म लापता लेडी यस्टरडे। इसका आपका आंसर होगा शी सेड द, सही है लापता लेडी यस्टरडे। शी सेड शी वुड सी द फिल्म लापता लेडी द डे आफ्टर। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शी सेड दैट शी सॉ द फिल्म लापता लेडी द डे बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 169। विच इज द करेक्ट एनोनिम्स ऑफ लेजी। इसमें पूछा आपका विलोम शब्द। लेजी का विलोम शब्द क्या होगा? लेजी का होगा एक्टिव। ऑप्शन नंबर सी। 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170। इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेगमेंट का आप आएंगे हिंदी के साथ, वो आपको कहें। क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, बारिश, जलद, ये तीनों बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। जलजात। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 173। निम्न में से अशुद्ध शब्द है नीरस, अशुद्ध शब्द है मंत्रिमंडल। छोटी की मात्रा आएगी मंत्रिमंडल में। 174। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन नहीं होता, राम के दर्शन होता है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बायस, कोकिल और कुंतल। ऑप्शन 4। आंख से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? राग, रंग। राग का मतलब रंग नहीं होता है। निम्न में से बिछौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछौना, ओना। ऑप्शन नंबर बी। लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? गुण संधि। लोक प्लस लोकोपयोग गुण संधि। निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। निम्न में से अब्ज और अबद। अब्ज मतलब क्या होता है? बादल। अब्ज मतलब जय, कमल, और अब्द मतलब बादल देने वाला। 181 में ए, कमल और बादल। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। और शब्द से 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है निरोग। उज्जवल गलत है, जय दोनों आधे आते हैं। निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार।
क्वेश्चन नंबर 185, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से अर्थ है? विचारों के अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला एक अन्य अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र गणेश जी को बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग, जठरानल। निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है? मंद, तीव्र, तेज, मंद, धीरे। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। बिल्कुल संकेत कर रहे हैं कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? शुष्क, आर्द्र, विधि, निषेध, सुलभ, दुर्लभ, ये बिल्कुल विलोम शब्द है। श्लाघा और प्रशंसा ये विलोम शब्द नहीं है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है? अंतर्ध्यान, जबकि एक लिखा क्या है? अंतर्ध्यान। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। निम्न में से सही संधि विच्छेद है? दिक प्लस विजय, दिग्विजय, कै का क्या हो गया? पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया। निम्न में से अन्वेषण का सही विच्छेद है? अनु प्लस एशन। अनु प्लस एशन कौन सी संधि है? यन संधि। क्वेश्चन नंबर 196, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है? आंख का अंधा, आंख के अंधे गांठ के पूरे। 197, निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए शाक्त। ऑप्शन नंबर डी। शैव से कंफ्यूज हो गए होंगे, वो शिव के उपासक होते हैं। निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है? अमीय मतलब होता है अमृत, सुधा। विष जहर होता है, आम आम होता है, मधु भौरा होता है, सुधा अमृत होता है। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द है? गैर फारसी है, खुश फारसी है, ना फारसी है? ये नहीं पूछ रहा है। दुराचारी। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है? बुढ़ौती।